जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस यानी विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों वायरल वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सब सारे ही प्रश्न जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न को जरा पढ़िए। कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है? ऑप्शन ए दिया गया है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी दिया गया है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी दिया गया है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी क्या दिया गया है? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की किरण जो है गमन करती है किस रेखा में? तो याद रखिएगा सीधी रेखा में जो है प्रकाश की किरण गमन करती है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ऑप्शन ए यहाँ क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है प्रकाश का वेग जो है किस में न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, और ऑप्शन डी क्या दिया गया है? कांच में। तो याद रखिएगा प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा मानव नेत्र के जो है प्रतिबिंब बनने वाला वह भाग जो है क्या है? तो याद रखिएगा काफ़ी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो रेटिना या दृष्टिपटल है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा रेटिना या दृष्टिपटल पर जो है मानव नेत्र का जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सारे ही प्रश्न पर जो मोस्ट वीवीआई है, तो सभी प्रश्नों का आंसर आप खुद से भी देते चलिए, और लास्ट में आपको बताना है कि कितना सही हो पाया है। क्लियर है? समझ में आ गया? प्रश्न 4 कर है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि तारा जो टिमटिमाता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा बच्चों ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए आपका सही हुआ कि नहीं? आपका ये प्रश्न जरूर सही होना चाहिए था। क्लियर है? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? क्या पूछा जा रहा है प्रश्न कि कौन जो है अर्धचालक नहीं है? पर बच्चों याद रखिएगा अर्धचालक जो है सिलिकॉन तो अर्धचालक है, इसी तरह जर्मेनियम भी है, और पारा यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन सी, ये जो है अर्धचालक नहीं है। तो क्या इसका 5 का क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी पारा जो है अर्धचालक नहीं है। याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी वोल्ट बट्टा एम्पियर जो है किसको प्रदर्शित करता है? पर जो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा वोल्ट पर एम्पियर जो है किसको प्रदर्शित करता है? तो ओम को जो है प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 7 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। विद्युत फ्यूज के बारे में पूछ रहा है आपको कि किस सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। याद रखिएगा ये जो है ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलाते चलिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यह प्रश्न तो पूछा ही जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? नहीं है। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत का जो है नहीं है? पर जो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 10 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? पर जो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न 11 कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
लोहा को जो है जिंक से लेपित करने, मतलब जिंक पर जो है लोहा का लेप चढ़ाया जाता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 12 कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। अब आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है, जो कैसा रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड? याद रखिएगा ये जो है श्वेत रंग यानी उजला रंग का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 13 कह रहा है लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलियन जो होता है उसका जो है प्राकृतिक रंग कैसा होता है? तो बैगनी रंग का होता है। तो कह रहा है कि यह किस पदार्थ का बना होता है? याद रखिएगा लिटमस जो है लीचेन का बना होता है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 14 कह रहा है, क्या कह रहा है 14 प्रश्न पर बच्चों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मतलब किसको जो है सूचक की तरह जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो हल्दी को तो बिल्कुल करते हैं सूचक की तरह, मैथिल ऑरेंज को भी किया जाता है, फिनोप्थलीन को भी किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो दिया गया है मूली, इसको जो है हम लोग जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होगा हर एक प्रश्नों में पर बच्चों। तो वीडियो काफी कमाल का हो रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने इस सेशन को दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। प्रश्न 15 कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। जाहिर सी बात है अमलगम तो एक मिश्र धातु है। पूछा जा रहा है कि जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, अमलगम मिश्र धातु है, तो उसमें एक कौन सा धातु है जो हमेशा रहता है? याद रखिएगा पर ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो पारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारा जो है अमलगम में हमेशा एक धातु रहता है उपस्थित। क्लियर है? तो ऑप्शन सी सही हो गया। प्रश्न 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? अब कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर पाता है? यहाँ ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ जो है सोना जो दिया गया ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर पाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 17 कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं? ये प्रश्न तो डायरेक्ट आपसे पूछा ही जाता है बच्चों, डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा जाएगा। आपको याद कर लेना है कि C2H6 यानी कि एथेन में जो है आणविक सूत्रों की संख्या 7 जो है सहसंयोजक आबंध इसमें होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 कह रहा है कि ब्यूटेनोन यौगिक है जिसका जो है प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनियन यौगिक जो है किसका प्रक्रियात्मक समूह है बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो है कीटोन का जो है प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी जो होता है उसके उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा वर्ग या समूह कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ग कहा जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्या कहलाता है बच्चों? याद रखिएगा क्षारीय धातु कहलाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 21 कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन जो है पौधे में किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा पत्ती में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे चल रहे। प्रश्न 22 कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में जो है यूरिया की जो है कितनी उपस्थित मात्रा होती है? याद रखिएगा 20 mg होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 23 कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है बच्चों? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 24 कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा एक प्रकार का ये रोग है, बीमारी है बच्चों। तो किसकी कमी से पनपता है? तो याद रखिएगा ये जो है आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न 25 कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा बच्चों? याद रखिएगा पुष्प में जो है किसके द्वारा होगा? तो फूलों द्वारा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 26 कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों। मानव मादा होता है उसका जनन तंत्र होता है, उसका जो है पार्ट यानी भाग आपसे पूछा जा रहा है कौन नहीं है? 4 दिए गए हैं। अंडाशय तो बिल्कुल है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है बच्चों। याद रखिएगा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं है, डिंब वाहिनी भी है। यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा।
प्रश्न जो है 27 कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है बच्चों, स्टार लगा लीजिए, इस प्रश्नों को आपके बोर्ड में जरूर आने वाला है। प्रश्न कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। याद रखिएगा बच्चों, किसने लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे चल रहे, प्रश्न 28 कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य जो है माने हम लोगों में जो है कितने जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो इस जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 29 कह रहा है, क्या कह रहा है जो प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन जो जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, जैव निम्नीकरणीय नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से है। याद रखिएगा, यहाँ जो है कागज जो है नहीं होगा, वाहित मल नहीं होगा, डीडीटी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, यह जो है जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ, ऑप्शन ए डीडीटी, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 30 कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है। पर बच्चों याद रखिएगा, ओजोन परत किसमें पाई जाती है। देखिए इसमें जो है कभी कभी ऑप्शन आपको जो है हिंदी में दे देगा, कभी कभी इसको इंग्लिश में दे देगा। याद रखिएगा, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं कहीं स्ट्रेटोस्फीयर दे देगा, कहीं कहीं समताप मंडल देगा। तो याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर को ही समताप मंडल हिंदी में बोला जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। इस तरह से जो है इसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम ऐसे किए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो सारे ही प्रश्न मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टिकोण से। इसलिए इस वीडियो को अगर लाइक जरूर करिए, और इस तरह का अगर वीडियो आप चाह रहे थे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस सेशन को दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। क्लियर है, समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए।